नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ईएसपी आइंस्टीन साइंस प्लेनेट से। हम एनसीईआरटी का ब्रिज कोर्स कर रहे हैं क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट में। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स वीक सेकंड। फर्स्ट वीक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 5 एक्टिविटी दी गई थी। पाँचों के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे आपको। यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन। आज हम सेकेंड वीक में एंटर कर रहे हैं। थीम रहेगी वाटर। एक्टिविटी W2 मीन्स सेकेंड वीक फर्स्ट एक्टिविटी। हाउ कैन वाटर बी इवोपरेटेड फास्टर और स्लोअर। एक्टिविटी का नाम है बेटा, पानी को हम इवोपरेट तेज या धीमे कैसे कर सकते हैं। जो पानी का इवोपरेशन है, बेसिकली हम जो थीम वाटर है उसके बारे में समझ रहे हैं। तो वाटर को इवोपरेट करेंगे और उसकी प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड करेगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, सरफेस एरिया चेंज करेंगे, अलग अलग चीज़ें चेंज कर करके उसका देखेंगे कि कैसे उसका इवोपरेशन फास्ट किया जा सकता है या फिर स्लो किया जा सकता है। एक्टिविटी ये रहे। एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट ब्रिज कोर्स, दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड ब्रिज कोर्स। और जो आपकी नए सिलेबस में नई बुक्स आएंगी वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेंगी। तो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आपके अंदर कुछ कॉम्पिटेंसीज इम्बाइब करने की कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी। और इस एक्टिविटी हम कौन सी कॉम्पिटेंसी सीखेंगे। इन्वेस्टिगेट कंडीशन दैट विल अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल इवोपरेट। इसमें बेसिकली आपको इन्वेस्टिगेट करना सिखाया जाएगा। मेन कॉम्पिटेंसी है इन्वेस्टिगेशन की। हम समझेंगे कि इवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम चेंज करेंगे और इवोपरेशन कैसे कैसे वेरी करेगा वो चीज़ हम समझेंगे। जो येलो कलर में आपको हाईलाइटेड लाइंस दिख रही हैं, दीज आर रेडेड बाय मी ओनली, एनसीईआरटी ने प्रोवाइड नहीं की हैं। और जो ब्लू कलर में आपको हाईलाइटेड लाइंस दिख रही हैं, दीज वर्ड्स आर प्रोवाइडेड बाय एनसीईआरटी। लेकिन मुझे लगा कि दीज लाइंस आर इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने उनको ब्लू हाईलाइट किया है। Now we are starting the activity. Children often observe the disappearance of water in their daily lives without realizing that it is due to evaporation. जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी में देखा था कि बारिश आती है, थोड़ी देर बाद वो पानी कहीं ना कहीं इवापोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वही बता रखा है, डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू इवापोरेशन। They may notice puddles drying up after rain, water vanishing from a wet playground, or their clothes drying on a cloth line. पानी कैसे कैसे गायब हो जाता है। बारिश के सीज़न में बारिश आई, पानी गायब हो गया। वेट प्लेग्राउंड, आज बारिश आई, ग्राउंड गीला है, अगले दिन बच्चे खेलने जाते हैं तो सूखा मिलता है। कैसे कहाँ चला जाता है वो पानी। या फिर जो कपड़े सुखाते हैं हम, वो कपड़े भी थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाते हैं। When they leave a glass of water outside on a hot day, they might see it gradually decrease without being spilt. जब हम देखते हैं कि एक पानी का ग्लास हमने कुछ देर के लिए रख दिया, बाहर में रख दिया, तो इवापोरेट हो जाता है बिना बिखरे हुए। बिखरा नहीं है, इवन देन इवापोरेट हो जाता है। सिमिलरली आफ्टर वॉशिंग देयर हैंड्स द वाटर ऑन देयर स्किन डिसअपियर्स। मैंने हैंड वॉश किया, आफ्टर सम टाइम विदाउट ड्राइंग, मैं कहीं पहुंचा नहीं उसको, इवन देन इट गेट इवोपरेटेड। दीज एक्सपीरियंस हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड मिक्सेस विद द एयर इवन दो दे कैन नॉट सी इट हैपनिंग। इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिएगा। पानी लिक्विड से गैस में अपनी स्टेट चेंज कर लेता है एंड मिक्सेस विद द एयर। मैंने हैंड वॉश किया, मेरे हाथ पे पानी था, आफ्टर सम टाइम ये जो पानी मेरे हाथ के ऊपर है ये इवापोरेट हो जाएगा और लिक्विड फेस गैस में कन्वर्ट हो गया। और गैस में कन्वर्ट होने के बाद मिक्सेस विद द एयर, एयर के साथ मिक्स हो जाता है। इवन दो दे कैन नॉट सी इट हैपनिंग, यद्यपि वो उसको ऐसा होते हुए देख नहीं सकते हैं, इवन दे कैन फील इट। इन द प्रीवियस एक्टिविटी यू हैव लर्नड अबाउट इवापोरेशन। Let us explore it more. Observe your surroundings. What are the conditions that how fast water evaporates? लास्ट एक्टिविटी में हमने समझा था कि इवापोरेशन है क्या, कैसे होता है इवापोरेशन। लेकिन इस वाली एक्टिविटी हम समझेंगे कि इवापोरेशन किन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कब इवापोरेशन ज़्यादा होगा, कब इवापोरेशन कम होगा।
व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन इवापोरेशन ऑन ए कोल्ड डे वर्सेस ए हॉट डे? पहला उसने कैरेक्टरिस्टिक जो हमें चेक करने जा रहे हैं वो क्या है, कोल्ड डे में इवापोरेशन ज़्यादा होगा या हॉट डे में इवापोरेशन ज़्यादा होगा? आप लोगों को क्या लगता है कि गर्मियों के दिन में कपड़े जल्दी सूखते हैं या सर्दियों के दिन में कपड़े जल्दी सूखते हैं? अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपको क्या फीलिंग आई। अभी सोचिए, पॉज फॉर ए मिनट एंड कमेंट कीजिए कि गर्मी के दिनों में या सर्दी के दिनों में कैसे, उसके बाद हम वर्कआउट करते हैं इसके ऊपर। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग वर्ड्स में हेल्प इन योर डिस्कशन। फैन, इन कुछ वर्ड्स के बारे में बात कर रहा है। फैन, पंखे का यूज़, ड्राइंग क्लोथ, कपड़े सुखाना, स्वेटिंग, विंडी डे, हॉट डे, रेनी डे। Let us perform an activity to investigate the conditions that will affect how fast water will evaporate. Now we are moving towards जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.1, उसका फर्स्ट पार्ट 2.1a, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे जो हमें बताया गया था। हमें पता करना है कि इवापोरेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? तो पहली एक्टिविटी में हम टेम्परेचर को समझने की कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा तो कैसे करेगा। डायरेक्टली भाई टेम्परेचर बढ़ाया तो इवापोरेशन भी बढ़ गया, या फिर उल्टा इनडायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ाया तो इवापोरेशन घट गया। इस टाइप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश करते हैं। टेक आइडेंटिकल कैप ऑफ 2 बॉटल, 2 बोतल की कैप लीजिए बेटा। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द कैप। छोटे छोटे वाटर बोतल के ढक्कन ले लिए मैंने। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द कैप। कैप में मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया। बेसिकली फुल कर दीजिए इसको, सच दैट वो सेम पानी आएगा। Place one of the cap in the sunlight and keep the other in shade as shown in figure. Observe the 2 caps of bottle after every 15 minutes. एक को बेटा मैंने पूरा सनलाइट में रख दिया, जिसके ऊपर सनलाइट आ रही है, और दूसरे को मैंने कमरे के अंदर रख दिया। आपको 15 मिनट्स के बाद, हर 15 मिनट्स के बाद उसको ऑब्जर्व करना है कि इवापोरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस में ज़्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कंप्लीटली इवापोरेट इन ईच केस। टाइम नोट करो कि किस में पूरा का पूरा वाटर इवापोरेट हो गया। हर 15 मिनट बाद ऑब्जर्व करेंगे एंड एट लास्ट इवेंचुअली किस वाले बॉटल कैप में इवापोरेशन पूरा खत्म हो गया है। You can also repeat this activity on a windy or a rainy day and record your observation. हमने ये एक्टिविटी की, मान लिया अभी जैसे समर्स चल रहे हैं तो आप समर के डे में कर लिया, फिर किसी दिन ऐसे ही विंडी डे पे करिए सेम एक्टिविटी, फिर किसी दिन रेनी डे पे कीजिए सेम एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सेम सेटअप उन्होंने दिखाया है बेटा। These two cap filled with the water, a cap one in the sun where other in the shade. ये ऑपरेशन हो रहा है दोनों में। इस टाइप से उन्होंने टेबल दी है। एक टेबल मैंने आपके रेफरेंस के लिए फिलअप की है। सेम टाइमिंग नहीं आएंगे, आप अपना प्रैक्टिकली कीजिए और टाइमिंग नोट कीजिए। ये देखिए, जैसे सनलाइट में किया वार्म डे में तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड 20 ml था। टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कंप्लीटली इवापोरेट, लगभग 10 मिनट में इवापोरेट हो गया। कोल्ड इन शेड, जो मैंने शेड में रखा है, वो 20 ml को इवापोरेट होने में 20 मिनट्स लगे। सेम जब एक्टिविटी मैंने विंडी डे में की, जब हवा चल रही थी, अच्छी खासी हवा चल रही थी, तो सेम वाटर 15 मिनट में इवापोरेट हुआ। अगर रेनी डे में किया तो मैंने 23 मिनट्स में इवापोरेट हुआ। अब इस टाइमिंग से आपको क्या लग रहा है? ये देखिए, वार्म डे में सबसे कम टाइम में हुआ, सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगा? रेनी डे में। सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगा? रेनी डे में। वेरस अगर हम सनलाइट की और शेड की बात करें तो शेड में जस्ट डबल टाइम लग गया।
क्योंकि बेटा सनलाइट क्या है, अगर हम उसको सनलाइट में रख रहे हैं तो टेम्परेचर अप होता है, और जब टेम्परेचर अप है, जब टेम्परेचर यहाँ इस कंडीशन में अप है तो इवोपरेशन ईजिली होगा। ये चीज़ इस एक्टिविटी के थ्रू हमने समझने की कोशिश की। What conclusion can you draw from the activity and other similar experience? इस एक्टिविटी से आपने क्या समझने की कोशिश की, क्या आपको समझ आया, वो हम वर्कआउट कर रहे हैं। वाटर इवोपरेट फास्टर फ्रॉम द कैप कैप्ड इन सनलाइट। सनलाइट में जो वाटर रखा था सिर्फ 10 मिनट में हो गया, वेयर एज कंपेयर टू द कैप्ड इन शेड, जो शेड में रखा था वो जस्ट डबल टाइम लगा। तो सनलाइट में ईजिली इवोपरेट हुआ। पहली बात, इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए हॉट सनी डे। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गर्मियों के दिनों में आप कपड़े सुखाओ, साथ के साथ कपड़े सूख जाते हैं। डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर और स्लोअर ऑन ए विंडी डे। विंडी डे में क्या इफेक्ट पड़ता है, जब हवा चल रही होती है तब भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा ही ऑब्जर्वेशन है, व्हाट आई फील। आपको कुछ और लगता हो तो हैव गो फॉर एन एक्सपेरिमेंट। It is once again a common observation that clothes dry faster on a windy day. With the increase in the movement of air, water evaporates faster. कोई कपड़ा सुखा रखा है मैंने और हवा चल रही है, तो हवा अपने साथ उस कपड़े में से वाटर मॉलिक्यूल्स को इवोपरेट करके ले जाती है बेटा। तो एट लास्ट हमें क्या समझ आया, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें लगा कि जो इवोपरेशन हम पढ़ रहे थे कि इवोपरेशन टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा या घटेगा। क्वाइट ऑब्वियस, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इवोपरेशन बढ़ रहा है। तो मैंने लिख दिया इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इवोपरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाऊंगा तो इवोपरेशन घट जाएगा। सेकेंड, इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड। इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड। अभी इस वाली एक्टिविटी में हमने देखा या फिर इन लाइंस के थ्रू समझा कि क्लोज ड्राइव फास्टर ऑन ए विंडी डे। विंडी डे में इवोपरेशन ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड लाइन, इवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेन। मैंने लिखा है इज 1 by रेन। 1 by रेन का मतलब क्या हुआ बेटा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे रेन बढ़ेगी तो इवोपरेशन कम हो जाएगा, मीन्स क्लोथ्स विल टेक लॉन्गर टाइम फॉर द इवोपरेशन। रेन के साथ इसका रिलेशन उल्टा है, जबकि विंड और टेम्परेचर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इन केस ऑफ रेन इवोपरेशन उल्टा है। दीज 3 पॉइंट्स आर एडेड बाय मी ओनली। ये आपके ब्रिज कोर्स में नहीं मिलेंगे। यहां तक समझ आ गया होगा। अब बेटा इसकी सेकेंड एक्टिविटी बात हैं हम। वही एक्टिविटी 2.1 ही है, उसका सेकेंड पार्ट है बी। सेकेंड वीक फर्स्ट एक्टिविटी बी पार्ट, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। अब तक हमने इवेपोरेशन समझा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, विंड के ऊपर डिपेंड कर रहा था एंड रेन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, बट इनवर्सली। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया के बारे में कि सरफेस एरिया क्या डिपेंड रहेगा। इस एक्टिविटी में, इस पार्ट में हम समझेंगे कॉम्पिटेंसी टू बी लर्न, इन्वेस्टिगेशन कंडीशंस दैट विल अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल इवोपरेट। इवोपरेशन इज डायरेक्टली, इनवर्सली कैसे डिपेंड करेगा वो समझने की कोशिश करेंगे। टेक वाटर इन ए स्मॉल कैप ऑफ ए बॉटल, यू मे यूज सैनिटाइजर इन प्लेस ऑफ वाटर। एक कैप में हमने जैसे लास्ट पार्ट में लिया था, ऐसे ही पानी लेंगे, उस वाटर की जगह यू कैन यूज सैनिटाइजर एज वेल। टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऑन ए प्लेट। अब के बाद उसने सरफेस एरिया, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, सरफेस एरिया एंड इवेपोरेशन के बीच में लिंक पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या क्या है। इसके बीच में हमें ये लिंक जो है वो नहीं पता है, अभी हमें नहीं पता है, हम इनका लिंक पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या किया उसने, एक स्मॉल कैप में लिया उसने और उतना ही पानी 20 ml, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 20 ml लिया है, उतना ही पानी एक बड़ी प्लेट में ले लो बेटा।
जो यहाँ मैंने पानी 20 ml डाला था वही पानी प्लेट में रख लो। टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और ए प्लेट, द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर इन द बोतल कैप एंड द प्लेट आर डिफरेंट। अब आप सोच रहे होगे कि वहाँ तो 2 बोतल के ढक्कन लिए थे, सेम ढक्कन यहाँ था, सेम ढक्कन यहाँ था, यहाँ इसमें चेंज क्यों किया? चेंज बेटा इसलिए किया क्योंकि हम सरफेस एरिया को समझने जा रहे हैं कि जो वाटर का अपर मोस्ट लेयर, जो पानी की, ये पानी है, इसकी जो अपर मोस्ट लेयर, जो ऊपर वाली लेयर थी, उसमें सरफेस एरिया कितना है? उसमें सरफेस एरिया सिर्फ इतना सा है। लेकिन वही पानी को मैं जब फैला दिया एक चौड़ी प्लेट में, तो सरफेस एरिया कितना हो गया बेटा? इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा हो गया। इस पे ऊपर ऊपर सारे पे पानी है, लाइक दैट। समझ रहे हो? हमने सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसको अलग अलग सरफेस एरिया दिया कि बोथ ऑफ देम नियर ईच अदर मीन्स इन द सेम इन्वायरमेंट, एक दूसरे के पास पास रख रहा है। जैसे लास्ट एक्टिविटी में क्या किया था, एक को धूप में रखा था, एक को छांव में रखा था, ऐसा नहीं है। इस एक्टिविटी में दोनों को हम सेम कंडीशन में रखेंगे। धूप में रख रहे हैं तो दोनों को धूप में रख दो, छाया में रख रहे हैं तो छाया में रख दो। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कंप्लीटली इवोपरेट इन ईच केस इन टेबल 10। टेबल 10 में आप जो टाइम लेगा इसको इवोपरेशन में, ये भी इवोपरेट हो जाएगा और ये भी इवोपरेट हो जाएगा, तो दोनों का टाइम नोट करना है, कितना कितना टाइम लगा। एक्सपोज एरिया ऑफ वाटर लेस, जिसमें एक्सपोज एरिया कम था उसमें मुझे मान लिया लगा 20 मिनट। फॉर एग्जांपल मैंने ये टाइमिंग एक एस्टिमेट लिया है 20 मिनट्स, और जहां सरफेस एरिया ज़्यादा था, जहां सरफेस एरिया ज़्यादा था वहां टाइमिंग कितना लगा? 10 मिनट। What can you conclude from the investigation? If you spread out water on a plate, आपने एक प्लेट पे जब उसको स्प्रेड किया, its area exposed to air, तो जो एरिया है ना बेटा, जो exposed to air, ऊपर में एयर थी, उसके साथ जो एरिया कांटेक्ट में आया वो बढ़ गया, जबकि इसके साथ जो एरिया कांटेक्ट में आया वो लिमिटेड था। Therefore evaporation is faster। ये कैसे हुआ सर? कुछ समझ नहीं आया कि जब मैंने एरिया बढ़ाया तो इवोपरेशन कैसे बढ़ गया। बेटा एक बात बताओ, मान लो इसके अपर मोस्ट एरिया पे, एरिया के ऊपर में यहाँ जो एयर है, सेम यहाँ भी एयर है। अब होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला एरिया, दिस वन, ये इवोपरेशन कर पाएगा। उसके नीचे जो दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर है, वो तो एयर के कांटेक्ट में नहीं आई, तो नीचे वाली जो लाइंस हैं वो इवोपरेशन कर नहीं पाएंगी, सिर्फ अपर मोस्ट एरिया इवोपरेट कर पाएगा। इसीलिए इस वाले में इवोपरेशन जल्दी होगा और इस वाले में, छोटे वाले में कम होगा। व्हाट कंडीशन डिड वी कीप द सेम? What did we change in this investigation? क्या कंडीशन ऐसी थी जो हमने सेम रखी और क्या हमने चेंज की, इस बारे में डिस्कशन करना है। What did we measure? हमने क्या मेजर किया? तो हमने सरफेस एरिया मेजर किया बेसिकली। कंडीशन हमने सेम क्या रखी? सेम, बोथ ऑफ देम आर इन द सेम सनलाइट। हमने चेंज क्या किया? हमने चेंज किया सरफेस एरिया, क्योंकि हम इस एक्टिविटी में इवोपरेशन का रिलेशन पढ़ रहे थे सरफेस एरिया के साथ, तो हमने सरफेस एरिया चेंज करके देखा। और लास्ट में हम कंक्लूजन क्या मिला? व्हाट विल हैपन इफ मिल्क इज टेकन इंस्टेड ऑफ वाटर इन द अबव एक्टिविटी? सेम रिजल्ट मिलता। तो लास्ट में हमें मिला, रिजल्ट क्या मिला? इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जैसे जैसे मैंने सरफेस एरिया बढ़ाया, यहाँ से यहाँ गया, और सरफेस एरिया मैंने बढ़ाया, तो इवोपरेशन भी जल्दी हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि अब हमें इनके बीच में एक रिलेशन समझ में आ गया है। इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सेकेंड एक्टिविटी से हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि इवोपरेशन सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है और डायरेक्टली डिपेंड करता है। Now moving toward the third part of the same activity। एक्टिविटी सेम, उसका थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है।
इसमें हम ह्यूमिडिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा इवापोरेशन के ऊपर। सेम चीज है, इवापोरेशन है, हमें पता नहीं है कि मैं इसको अभी नहीं लिख सकता, अभी मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि मैं इसका रिलेशन पता करने जा रहा हूं किसके साथ, ह्यूमिडिटी के साथ। इन दिस एक्टिविटी द कॉम्पिटेंसी लर्न इज द इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, खुद से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आप। अदर कंडीशन विच अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवापोरेट्स, और कौन कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर पानी का इवापोरेशन डिपेंड करेगा। डिजाइन एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटी 2.1c टू फाइंड आउट व्हाट अदर कंडीशन कैन अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल इवापोरेट। इसके अलावा और भी आप प्लान कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, आप पक्का पता कर सकते हैं। आप अपने से कुछ प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके अलावा जैसे अभी हमने सरफेस एरिया ट्राई किया, सरफेस एरिया का देखा, ऐसे अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। व्हाट विल यू चेंज, व्हाट विल यू कीप द सेम, क्या कंडीशन सेम रखेंगे, क्या कंडीशन चेंज करेंगे। परफॉर्म दिस एक्टिविटी, यूज टेबल 12 to record the data and discuss your observation. Record the data of an investigation where one condition is changed and the other condition remains the same. जैसे इस वाली एक्टिविटी में हमने क्या किया था, कंडीशन हमने जो सेम रखी थी वो सेम एनवायरनमेंट में रखा था, और हमने चेंज क्या किया था, हमने चेंज किया था उसका सरफेस एरिया। तो उसी टाइप से कंडीशन दैट इज चेंज, जो चेंज करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवापोरेशन, कंप्लीट इवापोरेशन के लिए कितना टाइम लगेगा वो हम इसमें डिस्कशन करेंगे। इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए हॉट सनी डे। डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर और स्लोअर ऑन ए विंडी डे? You may conclude that the speed of evaporation depends on the various factors like the nature of the liquid. जैसे अभी हमने तीसरी एक्टिविटी कर रहे हैं ह्यूमिडिटी के ऊपर, तो आप नेचर ऑफ लिक्विड को भी चेंज करके देख सकते हो। एक लाइन में उसने दिया था ना कि मैं इन स्पाइट ऑफ वाटर मैं मिल्क ले लूँ तो क्या होगा, सिमिलरली मैं मिल्क की जगह ऑयल ले लूँ तो क्या होगा। तो आप 2 की जगह 3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इससे आपका एक्सप्लोरिंग नेचर और एक्सप्लोर करने का बनेगा। जो इन्वेस्टिगेटिंग नेचर है, जो एनसीईआरटी चाह रहा है आपके अंदर स्टार्टिंग से हो, तो वो सब चीज़ आप ऐड कर सकते हो। टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी। इवोपोरेशन बेटा नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर चेंज करेगा? हाँ सर, करना तो चाहिए। कैसे? मान लिया मैंने 20 ml पानी लिया, 20 ml मिल्क लिया और 20 ml ऑयल लिया, क्या तीनों एक साथ ही इवोपरेट हो जाएंगे? मान लिया एक को 10 मिनट लग रहे हैं, क्या दूसरे को 10 मिनट, तीसरे को 10 मिनट लगेंगे? नहीं बेटा, पक्का डिफरेंस रहेगा, कोई पहले करेगा कोई बाद में करेगा। तो हम कहेंगे इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ लिक्विड। इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हमने फर्स्ट एक्टिविटी में समझा। इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड, वो भी हमने फर्स्ट एक्टिविटी में समझा। इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, या फिर इवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेन। रेन बोल दो, ह्यूमिडिटी बोल दो, सेम ही चीज़ है। क्यों? होता क्या है रेन में या ह्यूमिडिटी में, अगर हम जब ह्यूमिडिटी और रेन को चेक करेंगे तो आपने क्या देखा होगा, रेन में होता क्या है ये बताओ। जब रेन आएगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स, जो सस्पेंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और उससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो जब रेन बढ़ेगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो हम बोल सकते हैं रेन इज एज गुड एज ह्यूमिडिटी। तो वही चीज़ इवोपोरेशन का ह्यूमिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर रेन बढ़ेगी तो हमने पहले पढ़ा था इवोपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेन। सेम इफेक्ट विल बी with the humidity। तो सभी जो पूरी एक्टिविटी था उसका जिस्ट ये है बेटा, इसका जिस्ट आपको समझ आना ही आना चाहिए, तब हम इस एक्टिविटी को सक्सेसफुली कर पाए। अगर इसमें से कोई में एक में भी डाउट है तो इट मीन्स मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया और आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाए। अगर इन 4 पॉइंट्स में आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप समझ नहीं पाए या फिर मैं समझा नहीं पाया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इवोपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ लिक्विड।
evaporation is directly proportional to temperature, evaporation is directly proportional to wind, and evaporation is inversely proportional to the rain or the humidity. तो competency हमने वही लर्न की है, investigate conditions that will affect how fast water will evaporate, that is evaporation is how evaporation is linked with the other qualities. Have you ever felt that sweating cools the body? जब हमें पसीना आता है, ये पसीना आया मुझे, तो क्या इससे मुझे ठंडक मिलती है? एंड वी ऑल्सो फील कोल्ड व्हेन सैनिटाइजर इज अप्लाइड टू द स्किन. मैंने सैनिटाइजर डाला और ऐसे ऐसे सैनिटाइजर में हैंड रब किए, तो आफ्टर सम टाइम वो सैनिटाइजर इवोपरेट हो जाता है. जब वो सैनिटाइजर इवोपरेट होगा तो क्या मुझे कुछ ठंडक महसूस हुई? हाँ सर, होती तो है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ड्रॉ ए वाटर साइकिल एंड आइडेंटिफाई द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इट सच एज इवोपरेशन, कंडेंसेशन एटसेट्रा. आपको एक वाटर साइकिल ड्रॉ करनी है, आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट प्रोसेसेस को जो कि इवोपरेशन और कंडेंसेशन टाइप की हैं. विद दिस आपकी ये एक्टिविटी फ्रॉम एनसीईआरटी ख़त्म होती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और डिटेल में लेके चलता हूँ. उन्होंने स्वेटिंग के बारे में डिस्कशन किया है. कुछ बच्चे डाउट में होंगे कि स्वेटिंग कैसे इवोपरेट करेगा, स्वेटिंग कैसे हमें कूलिंग इफेक्ट देगा, उसके बारे में समझते हैं. प्लस जो वाटर साइकिल है उसके बारे में समझते हैं. एनसीईआरटी की तरफ से यहाँ एक्टिविटी खत्म हो रही है. अभी यहाँ बेटा स्वेटिंग के बारे में समझ रहे हैं. पहले ये देखिए, स्वेटिंग कूल्स द बॉडी थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड इवोपरेटिव कूलिंग. स्वेटिंग हमारी बॉडी को ठंडा करती है. कैसे? कौन सी प्रोसेस है जिसका नाम है इवोपरेटिंग कूलिंग. इवोपरेशन होता है और इवोपरेशन जो होगा उससे आपके शरीर को ठंडक महसूस होगी. व्हेन स्वेट प्राइमरीली वाटर, हमारे पसीने में क्या है बेटा? पानी ही है. इवोपरेट्स फ्रॉम द स्किन, स्किन से इवोपरेट हो जाता है. इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बॉडी. तो जब ये इवोपरेट हो रहा है, विद दिस वो अपने साथ हीट ले जाएगा बॉडी की. जब हीट को अपने साथ ले गया तो बचा हुआ बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिक लोअर डाउन हो जाएगा, दस लोअरिंग द स्किन टेम्परेचर एंड हेल्पिंग टू रेगुलेट द बॉडीज कोर टेम्परेचर. तो बॉडी के कोर टेम्परेचर को कम कर देगा. सेम इफेक्ट आपको मटके में दिखेगा. जो एल्डरी पर्सन होते हैं, आपके दादा दादी वगैरह, आपने देखा होगा. न्यू जनरेशन आजकल क्या है, फ्रिज के पीछे भागती है कि फ्रिज का पानी पियेंगे. लेकिन कभी कभार आपके घर जैसे मान लिया दादी व दादा आपके साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो जब उनके पास जाते हैं तो वो देखना, वो मोस्टली मटके का पानी प्रेफर करते हैं. अब मटका पानी कैसे ठंडा करता है? द सेम प्रोसेस, इवोपरेटिव कूलिंग के थ्रू. मटके के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन के अंदर पोर्स रहते हैं जहाँ से स्वेट बाहर आता है, पसीना जहाँ से बाहर आता है. सिमिलरली मटके के अंदर भी छोटे छोटे पोर्स रहेंगे और वो पोर बाहर, उन पोर्स के थ्रू पानी बाहर आएगा और इवोपरेट होगा. और जब पानी इवोपरेट होगा तो अपने साथ हीट को ले जाएगा. अब जब हीट चली गई तो बचेगा क्या? बची हुई चीज़ ठंडी रह जाएगी. तो इसको इवोपरेटिव कूलिंग कहते हैं. कैसे होगा ये समझ लीजिए. फर्स्ट पार्ट में स्वेट प्रोडक्शन, पसीना कैसे प्रोड्यूस होगा. व्हेन द बॉडीज कोर टेम्परेचर राइजेस, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, सिग्नल्स आर सेंट टू स्वेट ग्लैंड्स टू रिलीज स्वेट. माइंड सिग्नल भेज देगा स्वेट ग्लैंड के पास, भाई गर्मी हो रखी है, अब तू भी कुछ कर ले यार. तो स्वेट ग्लैंड क्या करेगा? पसीना छोड़ देगा. ठीक है भाई, मेरा तो यही काम है, छोड़ दिया पसीना. Sweat on skin. The sweat is released onto the skin surface. Different pores के थ्रू, हमारे स्किन में पोर्स हैं, उनके थ्रू स्वेट ग्लैंड स्वेट को सरफेस पे छोड़ देगा. Evaporation. As the sweat evaporates, it takes heat energy from the skin with it. जैसे ही स्किन से स्वेटिंग इवोपरेट होगा, अपने साथ वो टेम्परेचर को ले जाएगा, इफेक्टिवली कूलिंग द स्किन एंड सराउंडिंग टिश्यूज, और इफेक्टिवली ठंडा कर देगा. टेम्परेचर रेगुलेशन. दिस कूलिंग प्रोसेस हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडीज इंटरनल टेम्परेचर एट ए स्टेबल हेल्दी लेवल. इससे क्या होगा, ये कूलिंग हो जाएगी तो हमारी बॉडी को ठंडक मिलेगी. जो हमारे माइंड ने सिग्नल भेजा था स्वेट ग्लैंड को कि भाई तू भी कुछ काम कर ले, वो वाला काम पूरा हो गया. अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन हो गया है. हीट लॉस. द इवोपरेशन ऑफ स्वेट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस इन ह्यूमंस.
स्पेशली व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हायर देन द स्किन टेम्परेचर। हमारा स्किन टेम्परेचर कितना रहता है 37 डिग्री के आसपास। जैसे ही तो देखा आपने कभी सर्दियों में पसीना आता है? नहीं आता सर। क्यों नहीं आता? अब टेम्परेचर ही 20 डिग्री है और बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो पसीना क्यों आएगा? अब गर्मियों में होता क्या है, 37 से ऊपर जाएगा टेम्परेचर 40 45, तब हमारी बॉडी हीट लॉस करती है और विद दिस हमारा बॉडी रेगुलेट करती है टेम्परेचर को। अब बेटा लास्ट पॉइंट, वाटर साइकिल। जो हमारा पानी है उसको एक साइकिल मेंटेन करता है, कैसे रेगुलेट करता है अपने आप को, उसके बारे में समझा रखा है। व्हाट इज वाटर साइकिल? द वाटर साइकिल ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आपको यू मस्ट बी अवेयर, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड देन बैक टू द ग्राउंड। अर्थ सरफेस पे पानी है, इवोपरेट हुआ, बादल बन गया, कंडेंसेशन हुआ, बादल जब कंडेंस हो गए एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, प्रेसिपिटेशन के थ्रू फिर से नीचे आ जाएगा। वही प्रोसेस बता रहा है। इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड देन बैक टू द ग्राउंड। और फिर ग्राउंड पे वापस आने की जो साइकिल है ना, ये साइकिल, इस साइकिल को बेटा वाटर साइकिल बोला गया है। इस वाटर गोज थ्रू ऑल द 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस प्रोसेस में पानी तीनों स्टेट से गुजरता है। सॉलिड भी बनेगा, लिक्विड भी है, और गैस जब इवोपरेट हो रहा है तब गैस बन रहा है। जब कंडेंस हो रहा है तब सॉलिड बन रहा है। पानी की फॉर्म में जब नीचे आ रहा है तब लिक्विड है, जब इवोपरेट हो रहा है तो गैस है। इसमें बेटा ये सारे प्रोसेस समझा रखी हैं। यू कैन चेक इट आउट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और विद दिस ये एक्टिविटी पूरी होती है। आई एम साइनिंग ऑफ, संदीप शर्मा। थैंक यू, जय हिंद।